अध्याय 41। अगली सुबह भोर में सभी लोग उठ गए और महल के बाहर तैयार हो गए। महल के बाहर दर्जनों घोड़े थे। वे काले घोड़े की नस्ल के थे जिनमें बीमारियों और विकिरण के प्रति मजबूत प्रतिरोधक क्षमता थी। तैयार हो जाओ, पीटर चिल्लाया। वह पहले से ही एक घोड़े के ऊपर था और उसकी मुद्रा एक सुंदर शूरवीर की थी। डूडियन ने एक काला घोड़ा चुना और उस पर बैठने के लिए कूद पड़ा। यदि यह भगवान का आशीर्वाद इंजेक्शन से पहले होता तो उसे घोड़े पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग करना पड़ता। चल दर। जब सभी लोग घोड़ों पर बैठ गए तो पीटर चिल्लाया। उसके पैर घोड़े के पेट से चिपक गए क्योंकि वह सबसे पहले चलने वाला था। डूडियन, जिसने लगाम खींची, ने पीछा किया। भले ही घोड़ों का शरीर विशाल और डरावना दिखता था, लेकिन वे स्वभाव से बहुत आज्ञाकारी प्राणी थे और उन्हें नियंत्रित करना बहुत आसान था। सड़कें कोहरे से ढकी हुई थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, घोड़ों की सरपट की तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। पीटर के नेतृत्व में डूडियन और अन्य लोग वाणिज्यिक जिले के बाहरी किनारे की ओर तेजी से बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्हें दूर क्षितिज में विशाल दीवार की अस्पष्ट छाया दिखाई दी। जैसे जैसे तय की गई दूरी बढ़ती गई, रूपरेखा स्पष्ट होती गई। विशाल दीवार कोहरे के पीछे रेंगते राक्षस की तरह लग रही थी, जो लोगों को एक दमनकारी एहसास दे रही थी। वाणिज्यिक जिले के बाहर आवासीय जिले के समान एक बड़ी अविकसित और उजाड़ बंजर भूमि थी। ये खेती या लोगों के बसने के लिए उपयुक्त नहीं था। जब वे विकिरण क्षेत्र से गुजर रहे थे तो काले घोड़े बेचैन हो गए, मानो वे किसी अज्ञात परिवर्तन के कारण उत्साहित और उन्मत्त थे जिसने उन्हें तेज दौड़ने पर मजबूर कर दिया था। 10 मिनट की सीधी सवारी के बाद विशाल दीवार की धुंधली आकृति धीरे धीरे भीड़ की दृष्टि में स्पष्ट हो गई। जो तस्वीर उन्होंने देखी वह उनके दिलो दिमाग पर गहराई से अंकित हो गई। वह बहुत ऊंची दीवार थी। इसके शीर्ष को देखना लगभग असंभव है। वे जितना करीब आते गए, उसकी ऊंचाई को समझना उतना ही कठिन होता गया। ये लगभग बादलों तक पहुंच गया। इससे यह आभास हुआ कि इसे देवताओं ने बनाया है, मनुष्यों ने नहीं। डूडियन निर्माण के ब्लॉकों में अंतर नहीं कर सका, जैसे कि यह एक पूर्ण प्राकृतिक शिलाखंड था जिसे दुनिया को 2 भागों में विभाजित करने के लिए वहां रखा गया था। ये है विशाल दीवार। विशाल दीवार के पास पहुंचते ही डूडियन सहित हर कोई हैरान रह गया। विशाल दीवार के आकार की तुलना में भीड़ चींटियों जैसी महसूस हुई। हे भगवान, ये बहुत अधिक है। मेसन ने ऊपर देखा। उसकी गर्दन लगभग 90 डिग्री तक मुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वह विशाल दीवार के शीर्ष को नहीं देख सका। जैच ने प्रामाणिकता से देखा। क्या हमारे पूर्वजों ने विशाल दीवार का निर्माण किया था? हर कोई इस महान और शानदार परियोजना से आश्चर्यचकित था। डूडियन अच्छी तरह से जानता था कि इस जैसी विशाल दीवार बनाना एक बहुत बड़ी परियोजना होगी। पुराने जमाने में भी इसे बनाना बेहद कठिन होगा। निर्माण के लिए अनगिनत समय, जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता होगी। आपदा का प्रकोप अचानक हुआ था, इसलिए इस तरह के सुपर शेल्टर को प्रोजेक्ट करने और लागू करने का समय नहीं था। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि जो लोग परमाणु बमबारी से बच गए, उन्होंने इतना अविश्वसनीय वास्तुशिल्प चमत्कार कैसे बनाया। ये हमारे सिल्वियन दिग्गजों का अभयारण्य है। इसे बनाने के लिए हमारे पूर्वज और देवता एक साथ आए थे। पीटर की आंखों में गर्व की झलक थी। वह मुड़ा और चेहरे पर मुस्कान के साथ भीड़ की ओर देखा। मेरे साथ आओ, छोटे लड़कों। लगभग 100 मीटर में हम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। आप सभी को उतरना चाहिए और अपनी रस्सी बांधनी चाहिए। पीटर द्वारा एक भारी लोहे का गेट खोला गया जबकि चरमराने की आवाजें गूंज रही थीं। पीटर की बांह की ताकत समझ से परे थी क्योंकि वह अकेले ही विशाल गेट को हिला रहा था। गेट के नीचे अंडरग्राउंड की ओर जाने के लिए एक सीढ़ी थी। अंदर जाओ, पीटर ने कहा। एक एक करके नवनियुक्त सफाईकर्मी लोहे के गेट के नीचे सुरंग में चले गए। पीटर अंदर जाने वाला आखिरी व्यक्ति था, इसलिए उसने लोहे का गेट बंद कर दिया। हर कोई अपने चारों ओर छाए अंधेरे के कारण अलग थलग और घबराया हुआ महसूस कर रहा था। क्या हम विशाल दीवार के बाहर नहीं जा रहे हैं? पीछे वाली लड़की ने डरते हुए पूछा। पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इससे इतना डरते क्यों हैं? ऐसा लगता है कि टोबू ने पिछले 3 वर्षों में आपके साहस को ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया है। तो हम ऊपर से गुजरने वाले नहीं हैं? क्या ऊपर से कोई रास्ता नहीं है? डूडियन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, पतरस ने उनसे आग्रह किया। जल्दी करो, हर कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। डूडियन आश्चर्यचकित था। और भी हैं? बेशक, हालांकि आप सभी ने मेहतर शिविर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, ये पहली बार है कि आप विशाल दीवार के बाहर जा रहे होंगे। मुख्यालय ने आपकी पहली यात्रा पर आपके साथ जाने के लिए एक और पुराने जमाने की टीम की व्यवस्था की थी। वे परिवारों द्वारा पाले गए मैला ढोने वाले लोग हैं। उनकी नींव आपके जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनके पास विशाल दीवार के बाहर घूमने का समृद्ध अनुभव है। अपनी आंखें खुली रखें और जितना हो सके उनसे सीखें, पीटर ने कहा। डूडियन एक पल के लिए ठिठक गए लेकिन कुछ नहीं बोले। एक एक कदम करके वे सीढ़ी से नीचे उतरते गए। वे लगभग 100 मीटर नीचे चले गए थे। आखिरकार वे नीचे पहुंच गए। सबके सामने एक विशाल भूमिगत मार्ग था।
मार्ग के दोनों ओर तेल के दीपक जलाए गए थे। दीवारों पर कुछ पैटर्न बने हुए थे। ये फसल की देवी है। पैटर ने दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर एक सुंदर महिला की तस्वीर खुदी हुई थी। उससे प्रार्थना करो। मैं कामना करता हूं कि इस यात्रा पर आपको भरपूर सफलता मिले। उद्धरण चिन्ह। सभी ने आवासीय जिले में होली चर्च द्वारा डिजाइन किए गए क्षेत्रों में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां देखी थीं। वे उनके लिए अजनबी नहीं थे। पीटर के पीछे पीछे वे फसल की देवी के सामने रुके, हाथ जोड़े और प्रार्थना करने के लिए झुके। ये शिकार की देवी है। फिर उन्होंने आगे बढ़ने का बीड़ा उठाया। डूडियन, जिसने प्रार्थना समाप्त कर ली, उसके पीछे पीछे चला। विशाल मार्ग अत्यंत लंबा था, लगभग 200 से 300 मीटर लंबाई। दर्रे के अंत में एक सीढ़ी थी जो उन्हें ऊपर की ओर ले गई। जैसे ही वे सीढ़ी के अंत तक पहुंचे, पीटर ने एक और बड़ा लोहे का गेट खोला और उन्हें रोशनदान दिखाई दिया। डूडियन ने पीटर का अनुसरण किया। लगभग 10 मीटर की दूरी पर लगभग 20 लोग बैठे या खड़े थे। आखिरकार पीटर, क्या आप और धीमे हो सकते हैं? इसी समय एक हल्की हंसी गूंज उठी। काली वर्दी में दोधारी तलवार और काला मुखौटा पहने एक लंबा, युवा व्यक्ति डूडियन के समूह की ओर आया। पतरस हंसा, तुम किस बात को लेकर इतने चिंतित हो? यह अभी भी जल्दी है। युवक की नज़र समूह पर पड़ी और उसने कहा, मैंने सुना है कि नए बैच में अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हैं। मुझे बताया गया कि उसके शिकारी बनने की कोई उम्मीद है। उद्धरण चिन्ह। पीटर ने अपना हाथ उठाया और डूडियन के कंधे को थपथपाया। ये वही है। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। युवक ने डूडियन की ओर देखा और हंसा, कोई बात नहीं। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हमें शुरुआत करनी होगी। जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें ड्रिंक के लिए ढूंढूंगा। याद रखना, ये तुम्हारी दावत होगी। यह मैं ही हूं जो हमेशा भुगतान करता हूं। पीटर जोर से मुस्कुराया और डूडियन और अन्य लोगों की ओर देखा। मैं आपके अच्छे होने की कामना करता हूं। याद रखें, कोई भी अनधिकृत कार्य न करें। टीम मत छोड़ो। मुझे उम्मीद है कि 10 दिन बाद मैं सभी को सुरक्षित और स्वस्थ देखूंगा। फिर वह बाईं ओर भूमिगत मार्ग की ओर मुड़ गया। डूडियन ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पीछे ऊंची विशाल दीवार दिखाई दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मार्ग भूमिगत होगा। अध्याय 42। मेरा नाम स्कॉट है, यह मेरी साथी है, मिया। जैसे ही पीटर चला गया, काली वर्दी पहने युवक ने अपने बगल में खड़ी एक पतली लंबी महिला की ओर इशारा किया। मैं सफाई के अगले 10 दिनों में टीम का कप्तान बनूंगा। यदि आप मेरी आज्ञाओं को सुनेंगे तो यह आपके हित में सबसे अच्छा होगा। अन्यथा जब हम कंसोर्टिया में वापस आएंगे तो बड़े परिणाम और दंड होंगे। मेसन, जैच और कई अन्य लड़कों ने सजा का भाग सुनने के बाद कप्तान का आज्ञाकारी पालन करने का वादा किया। स्कॉट ने डूडियन से कहा, छोटे लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? डीन, डूडियन ने उत्तर दिया। आप में क्षमता हो सकती है। स्कॉट ने सिर हिलाया, लेकिन घमंड मत करो और इससे अंधे मत हो जाओ। मौत कोने में इंतजार कर रही हो सकती है। हर समय मेरे पीछे रहो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या सावधान रहना है। तो वह मुझे पढ़ाने जा रहा है। डूडियन ने सोचा। उसने ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। सभी ने स्कॉट और डूडियन के बीच की बातचीत सुनी क्योंकि उनकी आवाज़ें इतनी तेज थीं कि चारों ओर गूंजने लगीं। उनमें से अधिकांश अपने दिलों में ईर्ष्यालु थे लेकिन खुलकर बोलने से बचते थे। आखिरकार डूडियन पाठ्यक्रम के परिणामों में प्रथम स्थान पर था। उन्हें 2 आशीर्वाद भी मिले, चाहे वह बल से हो या पहचान से, वे उनकी स्थिति को हिला नहीं सके। इसके अलावा उनके 3 सबसे करीबी शयनकक्ष भाई भी उनका समर्थन कर रहे थे। भले ही उन्होंने गुस्से में काम किया हो, वे डूडियन, मेसन, जैच और शाम को भड़काने की हिम्मत करके परिणाम सहन नहीं कर सके। ठीक है, यहाँ आपके लिए 10 दिनों का सूखा भोजन और पानी का राशन है। इस बार हम उन्हें आपके लिए लाए हैं, लेकिन अगली बार आपको उन्हें लेने के लिए मुख्यालय जाना होगा। स्कॉट ने उस जमीन की ओर इशारा किया जहां 1 दर्जन से अधिक काले बैकपैक्स रखे हुए थे। डूडियन ने काले यात्री के बैकपैक को देखा, एक को उठाया और रस्सी खोल दी। बैकपैक मिट्टी के गोलों से भरा हुआ था। उसने उन्हें जुरा के घर में देखा था। वे मसले हुए आलू के गोले थे। स्वाद बहुत बेस्वाद था लेकिन खाने में आसान था। दरअसल अगर आप एक खाएंगे तो दूसरा खाने की भूख ही नहीं रहेगी। मेसन, जैच और शाम बैकपैक लेने के लिए डूडियन के पीछे चले गए। वे थोड़े बड़े बैकपैक चुनते हैं। स्कॉट ने उनकी चयन पद्धति देखी और मुस्कुराए। उनके आकार और रूप के अनुसार चुनाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन सभी का वजन समान है। उन्हें मुख्यालय द्वारा प्रदान किया गया था और उन्होंने अपने हिस्से में कभी गलती नहीं की। मेसन, जैच और शाम बुरी तरह मुस्कुराए। वे क्या हैं? इस बिंदु पर स्कॉट ने डूडियन की कमर पर बारूद ट्यूब देखी। छोटी चीजें, उल्लेख करने लायक नहीं, डूडियन ने जारी रखा। यह मुझे परेशान नहीं करेगा। स्कॉट ने सिर हिलाया और अब कुछ नहीं कहा। उन्होंने दूर स्थित 20 कंसोर्टियम सफाई कर्मियों की ओर देखा और कहा, आओ और प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। कंसोर्टिया के सफाई कर्मी वयस्क थे। उनमें से कुछ स्कॉट से भी पुराने हैं। हालांकि जब स्कॉट का आदेश गूंजा तो वे सभी एक हो गए।
उन्हें कंसोर्टियम का समर्थन प्राप्त था, इसलिए उनके पास वे सभी उपकरण और हथियार थे जो डूडियन के समूह के पास थे। स्कॉट, बॉस, आज हम कहाँ जा रहे हैं? एक दुबले पतले युवक ने पूछा। नंबर 8। स्कॉट मिया की ओर मुड़े और कहा, हमें जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, है ना? मिया ने थोड़ा सिर हिलाया। स्कॉट आगे आगे चलने लगा जबकि डूडियन उसके पीछे पीछे चलने लगा। जिस स्थान पर हम आज जा रहे हैं वह पूरी तरह से खाली हो गया है और खतरों से मुक्त हो गया है। इसलिए आपको अभी किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपनी सहनशक्ति को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर डूडियन और अन्य लोगों को राहत मिली। उनकी कसी हुई मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली हो गईं और वे आसपास देखने लगे। यह आसपास की एक बंजर भूमि थी। पहले डूडियन ने नोट किया था कि काई ने विशाल दीवार के पिछले हिस्से को ढक दिया था जो दूसरी तरफ के रेगिस्तानी इलाके के बिल्कुल विपरीत था। विशाल दीवार के बाहर मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है। मैंने सोचा था कि रेगिस्तान हर जगह होंगे। मेसन, जो डूडियन के पीछे चल रहा था, बोला। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम हमें पानी की समस्या के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तक हम गड्ढा खोदेंगे तब तक हमें पानी मिल सकता है। स्कॉट ने पीछे मुड़कर देखा। जमीन पर पोखर हैं, आपको गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है। अगर आपने खोद भी लिया तो मुझे डर है कि आप पी नहीं पाएंगे। ओह, जैक स्तब्ध रह गया। डूडियन ने उसे समझाया, बाहर विकिरण का स्तर बहुत अधिक है। हम पानी नहीं पी सकते, भले ही वह मिट्टी से फिल्टर किया गया हो। यदि आप पीना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 मीटर नीचे खुदाई करनी होगी ताकि यह मानव शरीर के लिए उपयुक्त हो। अभी हमारे पास अपनी सहनशक्ति के बारे में चिंता किए बिना इतनी गहराई तक खोदने के लिए पर्याप्त ताकत है। इसलिए इस वातावरण को प्रशिक्षण के दिनों के साथ न मिलाएं। जैच, जिसने डूडियन की बातें सुनी थीं, हैरान था। स्कॉट ने पीछे मुड़कर डूडियन की ओर देखा, कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ना जारी रखा। 10 मील भी नहीं लगे जब वे ऐसी जगह पहुंचे जहां वनस्पति नामात्र की थी। सच कहें तो वे खंडहर हो गए थे। डूडियन ने खंडहरों को देखा तो हैरान रह गया। यह वास्तव में एक ढहा हुआ शहर था। उसके सामने एक टूटी हुई डामर वाली सड़क थी। सड़क के किनारे काय और हरी भरी वनस्पति फैली हुई थी और दरारों से निकल रही थी। इमारतों से बची हुई टूटी और जीर्ण शीर्ण कंक्रीट की दीवारें देखी जा सकती थीं। ऐसा लगता था कि वे 2 या 3 मंजिला दुकानों के अवशेष थे। उन सबको बेलों और काई ने ढक लिया था। वर्षों से वे घने उगने वाले पौधों के नीचे ढके और दबे हुए थे। इन उजाड़ सड़कों पर टूटे और बिखरे हुए कपड़े थे। जाहिर है कि 300 वर्षों के दौरान बारिश हुई और धूल ने उन्हें ढक लिया। वे काले और कठोर पत्थर जैसी वस्तुओं में बदल गए थे। केवल उनकी आकृतियों की कच्ची रूपरेखा ही शेष रह गई थी। डूडियन हैरान रह गया। यह एक संपूर्ण खंडहर शहर का स्वरूप था। क्या ये उस आपदा के प्रकोप के परिणाम है जिसका सामना पृथ्वी ने 300 साल पहले किया था? एक बार जब मानवता समृद्ध हो रही थी तो सभ्यता का विस्तार पूरी दुनिया में हो गया था। मूल सभ्यता का केवल खोल शरीर ही बचा था। उसके सीने में दर्द हुआ और उसकी सांसें खराब हो गईं। उनकी आंखों में नमी थी। डीन, डीन, मेसन ने डूडियन को अचानक रुकते देखा और उसके कंधे को थपथपाने से खुद को नहीं रोक सका। डूडियन ने होश संभाला और देखा कि स्कॉट और मिया पहले ही सड़कों पर चल चुके थे। वह उन्हें पकड़ने के लिए थोड़ा तेज चला। जब उसके पैर डामर वाली सड़कों पर उगी वनस्पतियों को छूते थे तो उसके हृदय में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो जाती थीं। उसने अपने माता पिता और बहन के बारे में सोचा। विस्फोटों की लपटें और उनके परिणाम धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। उसे दुख था कि सभी लोग मर गए। इसके अलावा वे कभी वापस नहीं आ सकेंगे। सामने जो खंडहर दिख रहा था, ठीक यही हकीकत थी। यह क्षेत्र संख्या 9 है। इसे पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। स्कॉट ने देखा कि उसके पीछे के लोग उसकी गति के साथ नहीं चल रहे हैं, इसलिए उसने इशारा किया, तेजी करो, हमारे पास समय की कमी है। हमें इसे यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। डूडियन ने अपना सिर नीचे रखा। रास्ते में डूडियन ने देखा कि सड़कें बहुत साफ सुथरी हो गई थीं। मूल रूप से ढही हुई कंक्रीट की दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। कोई अवशिष्ट वस्तु नहीं थी। पुराने ज़माने में सड़कें खुली खुली हुआ करती थीं। वहाँ बहुत सी बेकार गाड़ियाँ होनी चाहिए थीं, लेकिन देखने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा कि स्कॉट ने कहा, जो कुछ बचा था उसे वापस ले लिया गया है। लेकिन अगर पुराने तकनीकी उत्पादों को अपनाया गया तो विशाल दीवार की तकनीक इतनी पिछड़ी क्यों है? क्या परमाणु विकिरण के कारण कोई गंभीर क्षरण हुआ था जिसके लिए अनुसंधान की कोई मूल्यवान वस्तु नहीं उठाई गई? वह स्कॉट और मिया के पीछे चला गया, मानो कोई भूत हो इस परिचित उपद्रवी दुनिया को देख रहा हो, लेकिन चुपचाप। अध्याय 43। क्या यहाँ कोई रहता था? मेसन और अन्य लोग जो पूरी सड़कों पर देख रहे थे, उन्हें वनस्पति से ढके खंडहर दिखाई दे रहे थे। स्थापत्य शैली बिल्कुल अलग थी, लेकिन इन अवशेषों से उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आया कि ज़्यादातर चीज़ें टूटी हुई आवासीय इमारतों के अवशेष थीं। बिल्कुल। स्कॉट ने आसपास के खंडहरों को देखा और जारी रखा,
हमारे पूर्वज इस जगह पर तब तक रहते थे जब तक कि आपदा ने इसे नष्ट नहीं कर दिया। परिणामस्वरूप यह अब उजाड़ है। चूंकि यहाँ जो कुछ भी है वह हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया था, हमारी भूमिका इन चीज़ों को कंसोर्टियम में वापस ले जाना है जहाँ हमारे पूर्वज रहते थे। मेसन ने स्कॉट द्वारा कही गई बातें सुनकर उत्साह से कहा। हर कोई उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। डुडियन ने स्कॉट के हाथों में भेड़ की खाल पर बना एक नक्शा देखा। उसने उस पर नज़र डाली और देखा कि उस पर टेढ़े मेढ़े रास्ते बने हुए हैं। मानचित्र के मध्य में एक विशाल वर्गाकार पैटर्न दर्शाया गया था। इसके पास ही सिल्वा की विशाल दीवार लिखा हुआ था। विशाल दीवार के बाहर अनियमित घुमावदार वृत्तों की रूपरेखा थी जिनके ऊपर अंक अंकित थे। 0, 1। डुडियन की निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने देखा कि ये संख्याएं अलग अलग स्थानों पर दोहराई गई थीं। एक स्थान पर क्षेत्र 0 था और दूसरे स्थान पर क्षेत्र 0 था। संख्या 7 हो गई। प्रत्येक क्षेत्र को अलग अलग रंग में रंगा गया था। नक्शा इंद्रधनुष जैसा लग रहा था। स्कॉट ने देखा कि डुडियन मानचित्र का अवलोकन कर रहा था। यह विशाल दीवार का सफाई मानचित्र है। बाहरी क्षेत्रों को कंसोर्टिया द्वारा पहले से विभाजित किया गया है और संख्या और रंग के अनुसार चिन्हित किया गया है। उदाहरण के लिए हमारे मेलन कंसोर्टियम के क्षेत्र रक्त लाल रंग में रंगे हैं। हरा और पीला जो आप हमारे क्षेत्र के करीब देखते हैं वह दूसरों का है। हरा क्षेत्र सेना के स्वामित्व में है जबकि पीला हुआ शिंग कंसोर्टिया के क्षेत्र को संदर्भित करता है। प्रत्येक कंसोर्टिया अपने शिकारियों को भेजने से पहले क्षेत्र को साफ करने के लिए अग्रिम रूप से भेजता है। मैला ढोने वाले। डुडियन ने हल्कों और रंगों के पीछे का अर्थ समझते हुए थोड़ा सिर हिलाया। 0 से 7 का तात्पर्य सेना और 6 संघों से है। उन्होंने पूछा, बाहर अस्पष्ट क्षेत्र क्या हैं? यह एक ऐसी जगह है जहां शिकारी अभी तक नहीं गए हैं। स्कॉट ने गंभीर स्वर में कहा, हम बिल्कुल भी इन ग्रे क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते। वे बेहद खतरनाक हैं। यहाँ तक कि शिकारियों के भी वहां मरने की संभावना है अगर वे अकेले हों। खतरनाक। डुडियन उत्सुक था। खतरे का स्रोत क्या है? राक्षस। स्कॉट फुसफुसाए। डुडियन का दिल उछल पड़ा। राक्षस। इसी समय वे एक कोने पर आ गए। वहां एक ट्रैफिक लाइट थी जो सड़क पर गिरी हुई थी। बाकी सभी चीज़ों की तरह ये भी वनस्पति से ढका हुआ था और लताओं से घिरा हुआ था। इसे मैला ढोने वालों द्वारा एकत्र नहीं किया गया था। क्षेत्र संख्या 8 हमारे सामने है। स्कॉट ने सड़क के कोने की ओर देखा। शहर के केंद्र के करीब होने के कारण यहाँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम वनस्पति थी। सड़कों पर दरारों के निशान थे जो भूकंप के कारण बने थे। अब से हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। स्कॉट अपनी कमर से खंजर निकालते हुए गरिमापूर्ण दिखे। शिकारियों ने अभी अभी क्षेत्र संख्या 8 को साफ किया है। हम इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दूसरे बैच हैं। हालांकि फसल बहुत अच्छी होगी, ये संभावना है कि हम उन राक्षसों का सामना करेंगे जिन्हें शिकारियों ने नहीं मारा था। शांत रहें और कोशिश करें कि राक्षसों द्वारा हमला न किया जाए, अन्यथा आप संक्रमित हो सकते हैं। डुडियन और अन्य जो इसमें नए थे उन्हें थोड़ा घबराहट महसूस हुई। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए जैसा कि स्कॉट ने पहले किया था। सभी लोग सतर्कतापूर्वक आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने लगे। जैसे ही स्कॉट सड़क के बीच में दाखिल हुआ, डुडियन ने सड़क के किनारे एक नया लकड़ी का चिन्ह देखा। उस पर रक्तलाल 8 लिखा था जो मेलोन कंसोर्टियम के अंतर्गत क्षेत्र संख्या 8 का प्रतिनिधित्व करता था। डुडियन ने स्पष्ट रूप से उनसे दूर सड़क के दूसरे हिस्से पर हरी वनस्पति का एक बड़ा ढेर एक वस्तु को ढांकते हुए देखा। वस्तु के आकार से उन्होंने इसकी पहचान एक कबाड़ हुई कार के रूप में की। वह देखते ही उत्साहित हो गया। अगर गाड़ियां होती तो उन्हें जनरेटर भी मिल जाते। स्वाभाविक रूप से पिछले 300 वर्षों में पराबैंगनी प्रभाव, वर्षा और संक्षारण के कारण इनमें से अधिकांश धातु के कबाड़ में बदल गए होंगे। लेकिन एक मौका था कि उसे कुछ अच्छी तरह से संरक्षित हिस्से मिल जाएंगे। किसी भूमिगत आश्रय स्थल पर एक अच्छी तरह से संरक्षित जनरेटर भी हो सकता है। स्कॉट ने फुसफुसाते हुए कहा, ये हरी वनस्पतियां कुछ बड़े पैमाने की सामग्रियों को कवर कर रही हैं। जब हम लौटते हैं तो हमें उन्हें वापस लेने का तरीका सोचना होगा। अभी के लिए सबसे पहले अगले 10 दिनों तक रहने के लिए एक ठिकाना ढूंढना है। इसलिए हमें एक बेस कैंप लेना चाहिए और फिर सामग्रियों की खोज के लिए अलग होना चाहिए। वे उन कारों के पास से गुजरे जो हरियाली से ढकी हुई थीं। वे एक पीले और सूखे हाथ से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे जो घनी वनस्पति से ढकी कारों में से एक की खिड़कियों से बाहर निकला हुआ था। यह उस भीड़ तक पहुंचने की कोशिश में संघर्ष कर रहा था जो वहां गई थी। अल्पविराम, अल्पविराम। चौराहे पर सड़क के अंत में स्कूटर ने देखा और एक पूरी 3 मंजिला इमारत देखी। ये जगह ठीक होनी चाहिए। आइए इस जगह की सफाई करें। वह इमारत की ओर चला गया। पीछे से एक लड़की की चीख की आवाज आई। उसने भयभीत होकर इमारत के पास की जमीन की ओर इशारा किया। खून, खून। वह हैरान और कांप रही थी। हर कोई जमीन पर खून का एक पूल देखना चाहता था। हालांकि वह सूख चुका था, लेकिन रंग दिख रहा था। ये स्पष्ट रूप से हाल ही में यहाँ छोड़ा गया था।
आखिरकार पिछली 3 शताब्दियों में बारिश ने इसे साफ कर दिया होगा। डुडियन को राक्षस के संबंध में स्कॉट के शब्द याद आ गए। उसने अवचेतन रूप से अपनी कमर उस जगह पकड़ ली जहां बारूद रखा हुआ था। अन्य बच्चे जमीन पर खून जमा हुआ देखकर तनाव में आ गए। स्कॉट ने भौहें चढ़ाईं, आप किस लिए उपद्रव कर रहे हैं? मैं पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ राक्षस थे। जाहिर तौर पर शिकारियों ने उन्हें मार डाला है। क्या आप उनसे बाद में सफाई की उम्मीद करते हैं? आश्चर्यचकित न हो, क्योंकि हम इस तरह के दृश्य बहुत बार देख सकते हैं। मुझे नौसिखियों के साथ काम करने से नफरत है। उनका धैर्य स्पष्ट रूप से दूसरों के प्रति उतना अधिक नहीं था जितना डुडियन के प्रति था। मिया, जो उसके बगल में थी, ने इमारत के दरवाजे को आगे बढ़ाया। दरवाज़ा शीशे का बना था लेकिन टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई दुकान हो। इमारत के अंदर वनस्पति फैली हुई थी। डुडियन ने स्कॉट के पीछे प्रवेश किया। हर तरफ धूल का घना जमाव था। बहुत दिनों के बाद वह सूखकर मिट्टी की परत के समान कठोर हो गया था। स्कॉट ने खंजर के हैंडल से काउंटर पर मौजूद वनस्पति पर प्रहार किया। वहां एक शीशे की अलमारी थी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत खंजर की नोक से शीशा तोड़ दिया और अंदर रखे आभूषण लूट लिए। उसने गहनों के ऊपर की धूल को कपड़े से पोंछा और सुनहरी चमक दिखा दी। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। डुडियन चुपचाप देखता रहा। वह जानता था कि जो गहने उसने उठाए थे उससे स्कॉट को अतिरिक्त कमीशन मिलेगा। आखिरकार रईसों को सोना बहुत पसंद था। विशेष रूप से इस तरह के आभूषणों को ढूंढना बहुत कठिन था। अध्याय 44। ये सोना है। मैकॉन और जैच ने काउंटर पर आभूषणों को भी नोट किया। उनके चेहरे पर थोड़ा उत्साह दिख रहा था। स्कॉट ने उनकी उत्तेजित चीखें सुनी। जब वह पीछे मुड़े तो उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि हालांकि हम एक समूह हैं, जो व्यक्ति सामग्री उठाता है वह इसे रखता है। ये नियम है और सभी कंसोर्टिया इस बिंदु के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। मैं जानबूझकर आपको धमका नहीं रहा हूं। फिर उन्होंने कंसोर्टियम के 20 सफाई कर्मियों की ओर इशारा किया। मेसन ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक बदसूरत भाव आ गया। मैला ढोने वाले संघ के एक दुबले पतले युवक ने स्कॉट के शब्दों की पुष्टि में सिर हिलाया। वह सही है। आलसी मत बनो, क्योंकि जो कोई भी सामग्री उठाता है वह उसका मालिक है। जो सक्षम है और उसके पक्ष में भाग्य है वह दूसरों की तुलना में अधिक उठाएगा। उनकी बातें सुनकर मेसन निराश हो गया। स्कॉट सोने के आभूषण खोजने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से उनका था। दुर्भाग्य से उन्हें कोई कमीशन या रॉयल्टी नहीं मिलेगी। डुडियन भी इस नियम से निराश थे, लेकिन जल्द ही उनका हौसला बुलंद हो गया। वास्तव में उन जैसे नवागंतुकों के लिए यह एक उचित नियम था। एक मायने में इसने उनकी भी रक्षा की। कम से कम वे अपने निष्कर्षों को दूसरों के साथ साझा नहीं करेंगे। इस मामले में स्कॉट की किस्मत अच्छी थी। जैसे ही उसने बेतरतीब ढंग से एक पायदान का चयन किया जो सोने की दुकान थी, स्कॉट ने कमरे के सभी कांच के कंटेनरों को तोड़ दिया और सभी गहने निकाल लिए। उसने उन्हें एक अलमारी में ढेर कर दिया और फिर से अपना खंजर भींच लिया। ठीक है, हमें इस जगह को साफ करना चाहिए। डुडियन और अन्य लोग कमरे में गंदगी साफ करने लगे। स्कॉट ने कहा, चोरी करने का प्रयास न करें या दूसरे की लूट को जब्त करने के लिए अन्य गंदे तरीकों का उपयोग न करें। यदि सामग्री के मालिक को सफाई की प्रक्रिया में मार दिया जाता है तो उसने जो सामग्री चुनी थी वह कंसोर्टिया की होगी और साझा नहीं की जाएगी। डुडियन को पता था कि स्कॉट नवागंतुकों को लालची न होने और सामग्री प्राप्त करने के लिए कुटिल तरीकों का उपयोग न करने के लिए कह रहा था। उन्होंने इस तरह का नियम स्थापित करने के लिए संघ की गुप्त रूप से सराहना भी की। काफ़ी हद तक इस तरह के नियम से सफाईकर्मी जंगल में एक दूसरे को मारने से बचेंगे। स्कॉट और मिया ने मोर्चा संभाला और पहली मंजिल की सफाई पूरी करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चले गए। गलियारा नालीदार घनी वनस्पतियों से ढका हुआ था। उस पर कुछ सामान बिखरा हुआ था। डुडियन ने उन्हें एक नज़र में पहचान लिया। यह एक महिला के जूते और एक बटुआ था। ऐसा लगता है कि आपदा के दौरान दंगे भी हुए थे। कंसोर्टियम के सफाईकर्मियों ने उनका पीछा किया, लेकिन सीढ़ियों में भगदड़ के कारण एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गिर गया। वह जमीन पर गिर गया। सौभाग्य से वह पहली मंजिल पर था और उसके शरीर पर भगवान का आशीर्वाद था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं आई। लेकिन अचानक हुई इस घटना से नवागंतुक बहुत डर गए। स्कॉट ने पीछे मुड़कर देखा और भौहें चढ़ाईं। दूसरी मंजिल पर बहुत अंधेरा है। खिड़कियां लंबे समय से वनस्पति से ढकी हुई हैं, इसलिए हवा का कोई वेंटिलेशन नहीं है और सूरज अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। परिणामस्वरूप जमीन थोड़ी गीली है। चलते समय सावधान रहें। स्कॉट ने मशाल जलाई। वह मशाल लेकर आगे आगे चल रहा था। जलती हुई मशाल से गलियारे में हल्की रोशनी थी। वह गलियारे में पहले कमरे के सामने खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा आधा ढका हुआ था। स्कॉट ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। अचानक बाहर की ओर हवा चली, जिससे मशाल लगभग बुझ गई। स्कॉट के दाहिने हाथ में खंजर था, जबकि उसने अपने बाएं हाथ से मशाल को थोड़ा नीचे कर दिया। वह धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। फर्श अव्यवस्थित था।
कुर्सी जमीन पर गिर गई, पर्दा आधा फट गया, खिड़कियां टूट गईं और हर जगह घनी वनस्पति उगाए। कच, कमरे की गहराई से हल्की सी आवाज आई। स्कॉट का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मशाल उठा ली। डुडियन ने देखा कि यह एक बाथरूम था। पर्दा जमीन पर गिर गया था। दो पीली मुरझाई जांघें बाथ ट्यूब से बाहर लटक रही थीं। जैसे ही टॉर्च की रोशनी से आसपास का वातावरण रोशन हुआ, उन्होंने जांघ के मालिक को देखा। यह एक सड़ी हुई औरत का चेहरा था जो उनकी ओर इशारा कर रहा था। आवाज उसके सीने से आई। उसके पेट के ऊपर एक बड़ा काला चूहा था जो लगातार महिला की छाती पर लात मार रहा था। डुडियन स्कॉट की बांह के अंतराल से दृश्य का निरीक्षण कर सकते थे। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह शिकारी कुत्ते जितना बड़ा था। उसके बाल काले रंग के थे और उसकी पूंछ एक उंगली जितनी मोटी थी। वह महिला के शरीर को खा रहा था। ये राक्षस है। स्कॉट उस पर छोटा खंजर फेंककर प्रतिक्रिया करने वाले पहले व्यक्ति थे। जो चूहा महिला को खा रहा था उसे इसके पीछे लगी आग का एहसास हो गया। उसने अपना सिर आग की ओर कर लिया। इसकी आंखें खून से लाल थीं, हिंसा से भरी हुई थीं। उसका नुकीला मुंह चिपचिपे खून से सना हुआ था। कुछ बहुत लंबे बाल जो उसकी दाढ़ी जैसे लग रहे थे, हल्के हल्के लहरा रहे थे। मानो ये जानते हुए कि उसकी संख्या दुश्मन से अधिक होगी, उसने अचानक ट्यूब के किनारे कदम रखा और खिड़कियों के माध्यम से बाहर कूद गया। स्कॉट और मिया के सभी हमले निष्प्रभावी हो गए। स्कॉट की बातें सुनते ही हर किसी का ध्यान चूहे की असाधारण हरकत पर केंद्रित हो गया। स्कॉट फुसफुसाए, ये भाग गया। फिर उसने टॉर्च को मृत महिला के सिर के अनुसार नीचे कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी पीली हरी आंखों से उसे घूर रही हो। हे भगवान, मेसन ने बासी गंध के कारण अपनी नाक ढक ली। डुडियन सांस लेने के बारे में भूल गया था। उसका हृदय धक से रह गया क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं थी। परमाणु विकिरण के पिछले 300 वर्षों में पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहने वाले चूहे भयानक जीन उत्परिवर्तन से गुजर चुके थे। उसकी नज़र महिला पर पड़ी। दूसरा नंगा था। उसकी छाती को चूहे ने काट डाला था। उसका आधा दिल काट लिया गया। हालांकि उसकी नज़र उसकी भौहों पर पड़ी। वहाँ एक अंगुल मोटा खून का छेद था जो ऐसा लग रहा था कि कोई गोली मारी गई हो। डुडियन चौंका लेकिन फिर गोली की संभावना को खारिज कर दिया। बल्कि अधिक संभावना यह है कि यह एक तीर था जिसने क्षति पहुंचाई थी। आखिरकार गोली की शक्ति से कोई महत्वपूर्ण टूट-फूट या विनाश नहीं हुआ था। लेकिन वह अब भी यह नहीं समझ सका कि यदि वह स्त्री तीर लगने से मर गई तो उसे किसी व्यक्ति ने मार डाला है। किस तरह के लोग उसे तीर से मारेंगे? डुडियन ने सोचा। अचानक उसके पूरे शरीर पर बाल खड़े हो गए। सोचते सोचते उसने एक बिंदु को नज़रअंदाज कर दिया था। यह महिला जाहिर तौर पर नहाने की प्रक्रिया में थी जब उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस घर में जल आपूर्ति व्यवस्था बहुत पहले ही खराब हो जानी चाहिए थी। इसके अलावा इस दुनिया में लोग खुद को नग्न होकर धोना कम ही पसंद करते हैं। इसलिए चाहे कोई शिकारी या कबाड़ी ही क्यों न हो, वे इस काम के लिए बाहर जाने वाले 10 दिनों में स्नान करने से बचने की कोशिश करेंगे। क्या उसे 300 साल पहले मार दिया गया था? क्या वह नहाते समय मर गई थी? यदि हाँ तो उसका शरीर सड़ जाना चाहिए था। डुडियन निराश था। मिया नीचे झुकी और मृत महिला के शरीर को ढकने के लिए पर्दा उठाया। भले ही वह जंगल था, मिया नहीं चाहती थी कि किसी महिला का शरीर खुला रहे। हालांकि जब मिया ने उसे ढकने के लिए पर्दा उठाया तो डुडियन ने अनजाने में महिला की बांह देखी। तेज पंजे थे। नाखूनों की जगह नुकीले, लंबे, कांटेदार पंजे थे। 5 कीलें थोड़ी मुड़ी हुई। ऐसी हथेली से पकड़े जाने की कल्पना करना कठिन था। इससे कितना नुकसान होगा? उत्परिवर्तित मनुष्य। डुडियन अवाक होकर घूरता रहा क्योंकि उसका दिमाग भ्रमित हो गया था। अध्याय 45। मरे की लाश। स्कॉट बुदबुदाया। उसने देखा कि मिया ने नुकसान के निशान के साथ सावधानी से अपना चेहरा ढक लिया है। कमरे को साफ करो। इस चीज को जला दिया जाना चाहिए, अन्यथा यह अन्य राक्षसों के पोषण का स्रोत बन जाएगी। मिया के मुंह से झल्लाहट हो रही थी। वह चुपचाप उठी, इस महिला के सड़े हुए चेहरे को देखा और कमरे में अन्य उपलब्ध सामग्रियों को साफ करने के लिए घूमी। डुडियन ने स्कॉट की बातें सुनी। उसका हृदय स्तब्ध हो गया। वह ये पूछे बिना नहीं रह सका, मरे क्या है? स्कॉट ने मिया की पीठ की ओर देखा और उसे चुपचाप जमीन और मेज पर रखी सामग्री उठाते हुए देखा। उसने आह भरते हुए डुडियन को उत्तर दिया, अनडेड एक प्रकार के राक्षस हैं जो बेहद शक्तिशाली हैं और इंसानों के समान हैं। उन्हें खून का स्वाद पसंद है, इसलिए वे जिस भी जीवित प्राणी का पता लगाते हैं उसका शिकार करते हैं और खा जाते हैं। वे मांस खाकर और खून पीकर शरीर से जीवन निकाल देते हैं। जितना अधिक वे जानवरों और मनुष्यों को खाएंगे, वे उतने ही अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। वे कैसे आए? डुडियन ने पूछा। स्कॉट ने आह भरी। वे शैतान से संक्रमित थे। मृत्यु से पहले ये मरे हुए इंसान थे। दुर्भाग्य से वे शैतान द्वारा दी गई शक्ति के प्रलोभन का सामना नहीं कर सके और अंततः इसके लिए अपनी आत्मा को त्याग दिया। हालांकि वे शाश्वत जीवन और असीमित शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन वे अपना व्यक्तित्व और यादें खो देते हैं। संक्षेप में वे शैतान के गुर्गों में बदल जाते हैं।
संक्रमित। डुडियन को स्वाभाविक रूप से कहानी के शैतान संस्करण पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने और पूछा, क्या संक्रमण विकिरण का प्रत्यक्ष परिणाम है? स्कॉट ने नहीं सोचा था कि डुडियन उत्तर के लिए तह तक जाना चाहेगा। उसने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। विकिरण शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसके आकार को विकृत करता है, लेकिन वे कभी भी इतने रक्तपिपासु राक्षस नहीं बनेंगे। हालांकि इस मामले में ये शैतान है जो शक्ति के बदले उनकी आत्मा को बदलकर उन्हें उत्तेजित करता है। इसके अलावा यह एक प्लेग रोग की तरह है जो किसी को काटने पर दूसरों में स्थानांतरित हो सकता है। ये पिछले हड्डी चूहे की तरह है जो एक निम्न स्तर का राक्षस था जो दूसरों को काटकर संक्रमित कर सकता था। आपसी संक्रमण, हाँ, क्या यह एक वायरस नहीं है? हालांकि ये वायरस कैसे आया? क्या ऐसा हो सकता है कि 300 साल पहले उसके जमे हुए भंडारण कैप्सूल में जाने के बाद अन्य चीजें घटित हुई हों? स्कॉट ने आह भरते हुए कहा, ये हड्डी के चूहे अंधेरे में छिपना पसंद करते हैं। शिकारी आमतौर पर इन्हें अनदेखा कर देते हैं। हालांकि अपनी शक्ति से हम उन्हें मार सकते हैं, लेकिन आप सभी को सावधान रहना चाहिए कि उनके द्वारा काटा न जाए। यदि आपकी त्वचा खरोंच हो गई तो आप मरे हुए में बदल जाएंगे। उसने मिया की ओर देखा जो चुपचाप सामान उठा रही थी और कहा, मिया के पति को एक राक्षस चूहे ने बांह पर काट लिया था। बैंग! मिया के हाथ में मौजूद धातु की वस्तु अचानक जमीन पर गिर गई। स्कॉट चौंका। उसने अब डुडियन से कुछ नहीं कहा। उन्होंने विषय बदल दिया, हमें कमरों को अलग से साफ करना चाहिए। सावधान रहना याद रखें, ये राक्षस हमारे शरीर की गंध और खून को सूंघ सकते हैं। हालांकि हड्डी चूहा भाग गया। यह अभी भी आसपास मंडरा रहा है। सावधानी बरतें क्योंकि वे अंधेरे में छिपते हैं, इसलिए अंदर जाने से पहले कोनों और अंधेरे स्थानों की जांच करें। सबसे अच्छा है कि 4 के समूह में टीम बनाई जाए ताकि आपात स्थिति में आप एक दूसरे की देखभाल कर सकें। वह मुख्य रूप से नए सफाईकर्मियों से बात कर रहे थे। वे कंसोर्टियम मैला ढोने वाले नियमित मैला ढोने वालों जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके पास समृद्ध अनुभव था। स्कॉट के निर्देश सुनकर लोग तितर-बितर होने लगे। मेसन, जैच, शाम और अन्य लोग मरे हुए लोगों की भयानक उपस्थिति से हैरान थे। इसके अलावा पिछले हड्डी चूहे के विशाल शरीर ने उनके मन को बेचैन कर दिया था। उन्होंने इतना खूनी और खतरनाक मंजर कभी नहीं देखा था। उनमें से अधिकांश प्रशिक्षण शिविर में अपनी पढ़ाई भूल गए थे और इस समय केवल स्कॉट के करीब रहना चाहते थे। स्कॉट ने इन बच्चों के पीले चेहरों को देखा जो सदमे का परिणाम था। उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी जताई, क्या आपके प्रशिक्षकों ने आपको नहीं बताया कि सफाईकर्मी बनना कोई आसान काम नहीं है? यदि आप मेरा अनुसरण करना जारी रखते हैं तो आप कुछ भी मूल्यवान लेने का मौका खो देंगे। वैसे कंसोर्टिया द्वारा एक कोटा निर्धारित किया गया है। यदि कई बार आपके सफाईकर्मी परिणाम इससे कम होते हैं तो आपको संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। निष्कासन! मेसन, शाम, जैच और अन्य लोग पीले पड़ गए। उन्होंने अपने दिलों में डर का मुकाबला किया, अपने हथियार जकड़े और जाने के लिए मुड़ गए। डुडियन दूर जाने ही वाला था कि स्कॉट ने पुकारा, आपको उनका अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा अनुसरण करें। इस बार मैं जो कुछ भी चुनूंगा उसका 1/3 तुम्हें दूंगा। हालांकि अगली बार आप अपने दम पर होंगे। मैं अकेले जाना चाहूंगा। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं मदद मांगूंगा। डुडियन ने भौहें चढ़ा दीं। स्कॉट ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, सावधान रहो। डुडियन ने थोड़ा सिर हिलाया और मेसन और अन्य 2 की ओर मुड़ा, चलो चलें। मेसन ने चुपके से उसे अंगूठा दिया और उनके साथ कमरे से बाहर चला गया। डुडियन ने देखा कि दूसरी मंजिल के सभी कमरों पर पहले से ही तलाशी के लिए छोटी टीमों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए उन्होंने कहा, हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं। मेसन और अन्य 2 ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वे बिना शर्त निर्णय पर पहुंचे थे कि डुडियन का निर्णय हर समय अंतिम होगा। तीसरी मंजिल भी सबसे ऊपरी मंजिल थी। वनस्पति विरल थी। टूटी हुई खिड़कियों से भूरे बादल की परछाइयां चमक रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी जबकि दीवारों और गलियारे पर खून बिखरा हुआ था। गलियारे के किनारे लाशें थीं। कुछ को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर काटा गया था जबकि अन्य के सिर कुचले गए थे। दीवारों पर ब्लेड के निशान थे। शिकारी यहाँ थे और भयंकर युद्ध हुआ था। डुडियन ने देखा कि सभी लाशों पर नाखूनों की जगह नुकीले पंजे थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के आश्चर्यजनक प्रभाव के लिए इसे दुनिया के शीर्ष जैविक संस्थान में बनाया जाना था। शायद नहीं, संभवतः ये उन लोगों द्वारा बनाया गया था। जब मेसन और अन्य 2 ने जमीन पर शव देखे तो उन्होंने अपनी लार निगल ली। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने सांप, छिपकलियों और अन्य जानवरों को मार डाला था। उन्होंने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया है, उनके अंग निकाल लिए हैं और उनका खून बहता हुआ देखा है। लेकिन आखिरकार मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। किसी इंसान की लाश को अपनी आंखों के सामने देखना किसी जानवर को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देने से बिल्कुल अलग था। मेसन, जैच और शाम को डर का एहसास हुआ। उनके अंग ठंडे पड़ गए, मानो ये शव अचानक उठकर प्राण ले लेंगे।
डूडियन भी उतना ही डरा हुआ था, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। सूरज की रोशनी से होकर वह गलियारे के पहले कमरे में आ गया। कमरे का दरवाजा खुला था और ताला टूटा हुआ था। वहां एक हिंसक घुसपैठ हुई थी और कुछ समय पहले हुई लड़ाई के निशान अभी भी कमरे की दीवारों पर उकेरे हुए थे। जमीन पर खून का एक पूल और 2 और लाशें थीं। शव एक युवक और युवती के थे। उनका रंग असामान्य रूप से पीला था। उनके शरीर पर हरी नसें उभरी हुई थीं और उनके पैर सूखे और दुबले थे। यह ऐसा था मानो शरीर की चर्बी खत्म हो गई हो और केवल मांसपेशियां ही बची हों। डुडियन ने अपना मुखौटा लगाया और धीमे स्वर में कहा, लाशों को मत छुओ। उपयोगी सामग्री के लिए चारों ओर देखो। उसकी नज़र पूरे कमरे पर पड़ी। उसने धूल से सना हुआ एक लैपटॉप देखा। डुडियन ने लैपटॉप से धूल साफ की। उसने धीरे से पावर बटन दबाया। जाहिर तौर पर बटन को जोड़ने वाला स्प्रिंग सड़ गया था और उपयोग के लायक नहीं था। वह इसे वापस ले गया ताकि बाद में इसे अलग करके देख सके कि कौन से हिस्से काम कर रहे थे। अध्याय 46। मेसन, शाम और जैच अलग अलग कमरों में सामग्री खोज रहे थे, लेकिन जमीन पर उन 2 शवों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि शरीरों में कोई जान नहीं थी, फिर भी वे उनसे डरते थे। मेसन और अन्य 2 को कमरे से कुछ धातु की वस्तुएं मिलीं। वे उन वस्तुओं की भूमिका नहीं जानते थे जिन्हें उन्होंने चुना था, लेकिन उनके तर्क के अनुसार किसी भी धातु की वस्तु का कोई न कोई मूल्य अवश्य होता है। डुडियन ने उन्हें फ़ोन, टीवी रिमोट कंट्रोल, बिजली की रोशनी और अन्य वस्तुएं उठाते देखा। वह सोच रहा था कि एक मेसन और दूसरी 2 जैसी चीजें ढूंढने वाले बहुत से सफाईकर्मी होने चाहिए। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इन चीज़ों को खोजने वाले बहुत सारे सफाईकर्मी होने चाहिए। वे इन चीज़ों का मूल्य कैसे आंकते हैं? हालांकि जब उन्होंने इस मुद्दे पर गहराई से सोचा तो उन्हें समझ आया कि इन 300 से अधिक वर्षों में सामान्य पारिस्थितिक पर्यावरण बहुत बदल गया है। इसलिए विकिरण स्तर के संदर्भ में उन दिनों जो मानक लागू होते थे वे वर्तमान युग के समान नहीं हैं। फिर भी प्राप्त की गई वस्तुओं के मूल्य और उद्देश्य का प्रश्न था। यहाँ तक कि ऐसे हिस्से भी हैं जिन्हें किसी न किसी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है और उन्हें कंसोर्टिया के हाथों सौंप दिया जाता है। यदि वे उस हिस्से के मूल उपयोग को नहीं जानते हैं तो वे चीज़ों को कैसे महत्व देते हैं? परमाणु विकिरण का विरोध करने के लिए किसी वस्तु को शीशे, सोने या अन्य उच्च घनत्व वाली धातु से बना होना चाहिए। यही कारण है कि काउंटर के नीचे सोने के गहने रखे गए थे। अगले कमरे में जाओ। डुडियन ने चारों ओर नज़र दौड़ाई और देखा कि वहाँ कुछ भी मूल्यवान नहीं था। वे इस क्षेत्र में आने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए डुडियन चाहता था कि उसका समूह उच्च मूल्य की वस्तुओं को चुने। भविष्य में जब अन्य हमलावर चोरी करने के लिए आएंगे तो वे कपड़े, बिस्तर, रेफ्रिजरेटर या अन्य बड़ी वस्तुएं उठा सकेंगे जिन्हें धातु निकालने के लिए छोड़ दिया जाएगा। मेसन और बाकी 2 लोग ज़्यादा देर तक कमरे में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वे तुरंत बाहर चले गए। गलियारे में लाशें पड़ी थीं। ये शांत था। डुडियन ने कुछ लाशों को देखा। उन्हें लगा कि वे अचानक जाग जाएंगी। उसने कर्कश भावना को दबाया और दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे की तलाशी लेते समय वह परमाणु आपदा के बारे में सोच रहा था। जाहिर तौर पर 300 साल पहले जब वैश्विक परमाणु बमबारी हुई थी तो यह एकमात्र आपदा नहीं थी। एक भयानक वायरस ने जीवित बचे लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया था। इस अज्ञात वायरस ने संक्रमित लोगों को मरे हुए लोगों में बदल दिया था। इसलिए अत्यधिक खतरनाक क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए लोगों को यह समझना होगा कि वायरस कितना भयानक और दृढ़ है। डुडियन मुख्य रूप से कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और उनसे मिलते जुलते उपकरणों की तलाश में था। आखिरकार आवासीय कमरों में वे मूल्यवान चीज़ें थीं। दूसरे कमरे में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था। डुडियन पूरी मशीन अपने साथ ले जाने की योजना नहीं बना रहा था। उसने उसे खोला और अंदर रखा बिजली का बक्सा उठा लिया। तारें धूल से सनी हुई थीं। उसने मुख्य बोर्ड को छुआ, लेकिन वह कागज़ की एक पतली परत जैसा था। लंबे समय तक रेडिएशन के बाद यह पूरी तरह से खराब हो गया था। डुडियन ने आह भरी। मदरबोर्ड पर लगे रेसिस्टर्स या तो सूख गए थे या फूलकर अजीब आकार के हो गए थे। डुडियन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मशीन छोड़ दी। आखिरकार यह पहला दिन था और अभी 9 दिन बाकी थे। वह अगले 9 दिनों में बहुत सारी चीज़ें उठा सकता था, लेकिन वह उन सभी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि वह कितना संभाल सकता था इसकी सीमाएं थीं। अगर कोई ट्रक होता तो मुझे आश्चर्य है कि मैं कितना कुछ कर पाता। उसके मन में एक विचार उभरा, लेकिन जल्द ही वह निराश हो गया क्योंकि उसके सामने का कंप्यूटर बेकार कूड़े में बदल गया था। उसे कार बनाने के लिए उचित हिस्से कैसे मिलेंगे, क्योंकि हर चीज़ विकृत होकर मरम्मत योग्य स्थिति में नहीं आ गई है। उसे एक सुपर कंप्यूटर की मदद की आवश्यकता होगी। आधार था बिजली होना। बाद में उन्हें एक जनरेटर मिला, या कहें तो एक पवन जनरेटर, जिसे काम करने के लिए खुले मैदान की आवश्यकता होती थी। भले ही वह ऐसी साइट खरीदने के लिए झुग्गियों में गया हो, फिर भी उसके पास ऐसा करने के लिए धन की कमी थी। वे तीसरे और चौथे कमरे में गए। आधे घंटे से भी कम समय में इमारत को पूरी तरह से लूट लिया गया। सभी ने अपना सामान पहली मंजिल के हॉल में जमा कर रखा था।
भविष्य में भ्रम और चोरी को रोकने के लिए उन्होंने स्कॉट के साथ अपने निष्कर्ष पंजीकृत किए। स्पष्ट रूप से, मैला ढोने वालों के लंबे इतिहास में, वे समझ गए थे कि प्रतिभागियों के सर्वोत्तम हितों को प्राप्त करने के लिए नागरिक संघर्ष को समाप्त करना होगा। अब, सभी को पास के बार की खोज में जाना चाहिए। स्कॉट ने उत्पादों का पंजीकरण पूरा करते हुए भीड़ से कहा। 20 कंसोर्टियम सफाईकर्मी जो अधिक के लिए उत्सुक थे, उन्होंने लंबे समय तक इंतजार नहीं किया और 4 या 5 के समूह बनाए और आपूर्ति की तलाश में दुकान को पास के खंडहरों में छोड़ दिया। स्कॉट ने डूडियन की ओर देखा। मैं और मिया एक साथ आपूर्ति की तलाश करेंगे। क्या आप हमारे साथ जाना चाहते हैं? डूडियन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। यह मत भूलो कि खतरे की स्थिति में मदद के लिए बुलाओ। यहाँ बहुत शांति है, इसलिए जब तक दूरी बहुत दूर न हो तब तक हम सुन लेंगे। स्कॉट ने डूडियन को उनके साथ शामिल होने के लिए जोर नहीं दिया, लेकिन उसे खतरनाक स्थितियों की याद दिलाई। डूडियन ने सिर हिलाया और मेसन, जैच और शाम को बुलाने के लिए मुड़ा। वे सड़क से नीचे एक जर्जर इमारत की ओर चले गए जो पास में ही थी। डूडियन हर इमारत में नहीं गया क्योंकि वह जानता था कि उसे उन खंडहरों में क्या मिल सकता है। जल्द ही उसे एक छोटे सुपरमार्केट का खंडहर मिला। सुपरमार्केट वनस्पति से ढका हुआ था, लेकिन अपनी शैली के कारण इसे अभी भी एक सुपरमार्केट के रूप में पहचाना जा सकता था। वह नहीं जानता था कि इस पर कैसी विपत्ति आई है, क्योंकि यह बीच से जमीन पर गिर गया था। उसके सामने कुछ लाशें पड़ी थीं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी हाल ही में हत्या की गई हो। इतनी सारी लाशें, मेसन बोला। एरिया नंबर 8 में आने के बाद उनके चेहरे बदसूरत हो गए थे। हर तरफ लाशें थीं। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो उन शिकारियों को किस तरह की तस्वीर का सामना करना पड़ा था। डूडियन का मन भी डरपोक था, लेकिन फिर भी शांत रहा। वह लाशों के पास से गुजरा और सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। उसने अंदर कदम रखा, लेकिन उसी पल उसे एक मरी हुई लाश दिखी। वहाँ 8 लाल धब्बे थे जिनसे धीमी आवाजें निकलती थीं। राक्षस। डूडियन की पुतलियां जल्दी से वापस आने के कारण सिकुड़ गईं। जब वह पीछे हट रहा था तो प्रवेश द्वार पर एक भूरे रंग की छाया चमकी और डूडियन की ओर कूद पड़ी। अध्याय 47। भूरे छाया के हमले से बचने के लिए डूडियन तेजी से बगल में गिर गया और लुढ़क गया। उसने एक काले बालों वाले चूहे की ओर देखा। ये हड्डी चूहे के समान था जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन ये थोड़ा पतला और छोटा था। इस समय उसकी रक्त लाल आंखें उसे कसकर घूर रही थीं, जबकि उसने अपने भयानक दांत उजागर कर दिए थे। राक्षस। मेसन, जैच और शाम जोर से चिल्लाए। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए और पैर मुलायम हो गए। वाह। जैसे ही वह उतरा, उत्परिवर्तित चूहा फिर से निकटतम डूडियन की ओर कूद गया। डूडियन के बाल खड़े थे। चूहा बहुत तेज था और उसे चकमा देने में बहुत देर हो गई। उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी और सहज रूप से उसने विरोध करने के लिए अपना हाथ उठाया। धमाका। उसे एक भारी झटका महसूस हुआ जो उसके ऊपरी शरीर पर लगा। असंतुलन के कारण वह पीछे की ओर गिर गया। वह डर गया था, इसलिए जब उसने अपना हाथ उठाया तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। चूहे के छोटे छोटे दांत उसकी बांह को कसकर काटते हैं। उसकी हथेली ढीली हो गई और खंजर जमीन पर गिर गया। डर और एड्रेनालाइन के कारण उसके दिमाग में तुरंत खून दौड़ गया। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उसके दिमाग में कई विचार उमड़ पड़े जिससे वह भ्रमित हो गया। जब उन्हें एक मुठभेड़ का सामना करना पड़ा जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया, तो उनकी सहज प्रवृत्ति ने कारण को अपने ऊपर ले लिया। चूहा वर्दी को काटने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने उसकी बांह को बिना रुके चबाना शुरू कर दिया। उसकी बांह से तेज दर्द उठा। डूडियन ने तुरंत अपने मन को शांत किया और घबराई हुई भावनाओं को अपने मन से दूर रखा। चंद सांसों के दौर में सब कुछ हो गया। ओह, आहा। डूडियन ने दहाड़ते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया और गंभीर रूप से जमीन पर मारा। उसने अपने दूसरे हाथ से चूहे का पैर पकड़ लिया। वह अपने दाहिने हाथ का उपयोग करके जमीन पर मारता रहा ताकि जमीन से जोर जोर से टकराते समय चूहे के सिर पर चोट लगे। टकराना, टकराना, टकराना। लगातार जोरदार प्रहारों और अपने पैर खींचने के कारण चूहा अंत तक खड़ा नहीं रहा, बल्कि उसने अपना मुंह ढीला कर लिया। डूडियन ने दहाड़ते हुए चूहे के पैर को मजबूती से लटकाते हुए उसके शरीर को जमीन पर दे मारा। मरना। वह चूहे को इधर उधर घुमाते हुए पागलपन से बार बार मारता था। डूडियन ने चूहे के शरीर पर प्रहार करते हुए दहाड़ लगाए। जोरदार टक्कर से चूहे के सिर की हड्डी टूट गई और खून बह निकला। आसपास खून से भर गया था। उसे नहीं पता था कि उसने चूहे को कितनी बार मारा था, क्योंकि डूडियन का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया था। उसकी पूरी बाह में कमजोरी फैल गई। उसने जमीन से खंजर उठाया और बेरहमी से चूहे के पेट में घोंप दिया। खंजर बेहद तेज था और वह लगातार चूहों की त्वचा को छेदता रहता था। खंजर खून से सना हुआ था। डूडियन ने चूहे की हरकत बंद होते देख अपना हमला रोक दिया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। पिछले दृश्य को याद करते हुए उसके दिल में अभी भी डर बना हुआ था। ये पहली बार था जब उन्हें जीवन मृत्यु की स्थिति का सामना करना पड़ा।
हालांकि वह परमाणु आपदा से बच गया था, लेकिन ये टीवी पर एक आपदा फिल्म देखने जैसा था। इस तरह के खतरे का प्रत्यक्ष अनुभव करना बिल्कुल अलग था। दर्पण के बिना भी उसे अनुभव हो रहा था कि इस समय उसका चेहरा अत्यंत कुरूप दिखाई देगा। उसने अपनी दाहिनी बांह की ओर देखा। वर्दी के ऊपर कुछ गहरे दांत के निशान थे। सौभाग्य से यह काला, मुलायम पदार्थ अत्यंत कठोर पदार्थों से बना था और इस पर शीशे की परत थी। अन्यथा, जैसा कि स्कॉट ने पहले उल्लेख किया था, संक्रमण की दर के कारण वह मिया के दिवंगत पति की तरह एक मरे हुए व्यक्ति में बदल गया होता। डीन, मेसन व्यर्थ चिल्लाया। डूडियन ने उसकी ओर देखा। अचानक मेसन बाहर निकला और अपना खंजर उठाया और उसके सिर के ऊपर से काट दिया। डूडियन अचानक उत्साह से जाग उठा और उसने पिछले 8 लाल धब्बों के बारे में सोचा जो उसने सुपरमार्केट में देखे थे। काचा, मेसन के खंजर ने एक चूहे को घायल कर दिया था और खून बह रहा था। डूडियन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और देखा कि मेसन द्वारा मारे गए चूहे के अलावा अन्य 3 चूहे सुपरमार्केट के टूटे हुए शीशों से बाहर निकल आए थे। वे एक पल के लिए डूडियन और मेसन को खून की लाल आंखों से देखते रहे। वे तेजी से मेसन और डूडियन की ओर ऐसे झपटे जैसे वे फुर्तीले चीते हों। इन चूहों को डराने के लिए बार बार खंजर लहराने से डूडियन का चेहरा बदसूरत हो गया। हालांकि साधारण डराने धमकाने से वे भयभीत नहीं हुए। उनमें से एक अचानक डूडियन के सामने कूद गया। डूडियन ने तुरंत अपने खंजर से वार किया, लेकिन ब्लेड ने चूहे के चिकने बालों को काट दिया। उसका बाहरी शरीर इतना कठोर था कि उस पर खंजर का कोई असर नहीं होता था। इसके बजाय वह नीचे गिर गया, फिर से कूद गया और डूडियन की छाती से चिपक गया। उसके अगले 2 पंजों ने डूडियन के चेहरे को पकड़ने की कोशिश की। एक जानवर के रूप में ये सहज रूप से अपने शिकार के महत्वपूर्ण हिस्सों को जानता था। डूडियन ने झट से उसके बाल पकड़ लिए। बख्तरबंद दस्तानों के कारण उसे उस संक्रमण की चिंता नहीं थी जो उसे दूषित कर सकता था। हालांकि चूहे के बाल बेहद मोमी थे। डूडियन ने जितनी भी कोशिश की, उसे अभी भी महसूस हुआ कि उसके हाथों के बाल तेजी से खिसक रहे हैं। एक बार फिर उन्हें विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। अचानक डूडियन दहाड़ उठा। उसके पैर फैल गए और शरीर अत्यंत कोमल मुद्रा में हो गया। वह अपने हाथों का उपयोग किए बिना ही खड़ा हो गया था। उसी समय उसके हाथ ने चूहे के बालों के आखिरी निशान को पकड़ लिया और उसे एक तरफ धकेल दिया। चूहा उड़ गया। चूहा जमीन पर गिर गया, कुछ घेरे बनाए और एक बार फिर हमला करने के लिए रुक गया। डूडियन का हृदय सिकुड़ गया, मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और उसकी मानसिक शक्ति इस समय एकाग्रता के उच्चतम स्तर पर थी। उसने अचानक लात मारी। टकराना। डूडियन के पैरों ने चूहे को ऐसे लात मारी जैसे उसे चूहे के हमले के रास्ते की उम्मीद थी, और वास्तव में उसने चूहे के फड़फड़ाने की सटीक स्थिति में ही उसे लात मारी। उसकी लात में उसके क्रोध और निराशा की शक्ति समाहित थी। यह एक जोरदार झटका था जिससे चूहा उड़ गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। चूहा तीखे स्वर में चिल्ला रहा था। डूडियन नहीं रुके, बल्कि पहल की और बाहर निकल गए। वह आगे बढ़ा और खंजर से उस पर वार कर दिया, जबकि चूहा ऊपर नहीं चढ़ा था। खंजर उसके पेट को चीरता हुआ अंदर तक घुस गया। चूहे ने तीखी चीखें निकालते हुए जमकर संघर्ष किया। डूडियन के शरीर की ताकत समाप्त हो गई थी, लेकिन उसने चूहे को मजबूती से जमीन पर गिरा दिया। उसके संघर्ष और चीख पुकार के बावजूद वह उसे रिहा नहीं कर रहा था। उसका हृदय शत्रुता से भरा हुआ था। अध्याय 48। चीखें गूंज उठीं। डूडियन ने पीछे मुड़कर देखा कि मेसन 2 चूहों से आगे निकल गया था और जमीन पर गिर गया था। जैच और शाम चूहों को लात मारने के लिए जल्दी से पास आए। उन्होंने खंजर से हमला नहीं किया, उन्हें चिंता थी कि वे मेसन को घायल कर देंगे। डूडियन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत खंजर निकाला और तेजी से आगे बढ़ गया। दूर जाओ। डूडियन जोर से दहाड़ा। उसके धातु के जूतों ने एक चूहे के सिर पर लात मार दी। चूहा धड़ाम की आवाज के साथ पीछे गिर गया। जैच ने मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से आगे बढ़ने और उसके सिर पर जोर से लात मारने का प्रयास किया। शाम ने दूसरे चूहे की पूंछ पकड़ ली ताकि वह मेसन के चेहरे पर न चढ़े। अनुभव के कारण डूडियन का शरीर चूहों से लड़ने के लिए अनुकूलित हो गया था। उसने चूहे की पिछली टांग खींची और जोर से जमीन पर दे मारी। कुछ हिंसक प्रहारों के बाद उसका तेज छोटा सिर जमीन पर गिर गया और उसका संघर्ष कमजोर हो गया। डूडियन ने चूहे को लगातार बवंडर से जमीन पर मारा। चूहे को उसके हाथ से निकलने के लिए कोई सहारा नहीं मिला। लगातार 10 बार प्रहार के बाद चूहे ने धीरे धीरे हिलना बंद कर दिया। उसका शरीर कई बार हिल गया क्योंकि उसके बालों से रक्त बाहर निकलकर जमीन को लाल कर रहा था। मेसन और जैच ने दूसरे चूहे को मार डाला था। डूडियन ने चूहे की ओर देखा। उसने उस पर कुछ और बार वार करने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। वह निश्चिंत होकर जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर थक गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दर्द के कारण उसका हाथ अस्तित्वहीन था। वह मुंह से बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। हालांकि मास्क का एयर फिल्टर बहुत धीमा था, इसलिए चक्कर और हाइपोक्सिक महसूस हुआ। मेसन भी उसके बगल में बैठ गया। उसकी पीठ डूडियन की पीठ से सटी हुई थी।
जैच और शाम की स्थिति बहुत बेहतर थी क्योंकि उनके पास अभी भी बहुत सारी शारीरिक शक्ति और सहनशक्ति बरकरार थी। उन्होंने जमीन की ओर देखा। चूहों के शव अभी भी जमीन पर पड़े हुए थे। ये दृश्य देखकर वे भयभीत हो गए। कुछ देर आराम करने के बाद मेसन ने अपने बाल पीछे की ओर फेंक दिए। वह बात करते हुए हौंफ रहा था, अरे ये लगभग मेरे गले में चढ़ गया। ये लानत है। डूडियन की सांसें धीरे धीरे धीमी हो गईं। उसने पीछे मुड़कर मेसन की ओर देखा। तुम्हारा धन्यवाद। मेसन ने कहा, क्या बात है यार। डूडियन मुस्कुराया और फिर कुछ नहीं कहा। जैच को लगातार डर सता रहा था। आसपास इतने सारे शापित चूहे हैं जिन्हें शिकारियों ने छुआ तक नहीं है। आखिर वे इस जगह को स्वच्छ कैसे कहते हैं। शाम ने कहा, सौभाग्य से वर्दी इन चूहों को काटने के लिए काफी सख्त है। अगर वे फट गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। डूडियन ने अपने सामने चूहों की लाशों को देखा और अपनी पिछली लड़ाई के बारे में सोचा। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं। बहुत बुरा। उनका प्रदर्शन बहुत खराब था। यदि मेसन के समय पर हस्तक्षेप के कारण नहीं तो पीछे से हमला करने वाले चूहे ने उसे काट लिया होता। आपने बहुत अच्छा किया। आखिरकार ये पहली बार था जब आपको इस तरह की लड़ाई का सामना करना पड़ा। अगर कोई कुत्ता अचानक उन पर हमला कर दे तो वयस्क भी डर जाएंगे और घबरा जाएंगे। जब वह खुद को दोषी ठहरा रहा था तो उसके अंदर की आवाज ने खुद को राहत दी। डूडियन ने अपने भीतर की आवाज का गला घोंट दिया, अपने होंठ काटे और दर्द को उसके दिमाग में दबा दिया। उसने अपनी कमजोरी को याद रखने दिया, आप केवल एक बार जीते हैं। मृत्यु के सामने लगभग सब कुछ निरर्थक है। अपने आप को बचाने के लिए आपके पास शक्ति होनी चाहिए। केवल शक्तिशाली होकर ही वह जीवित रह सकता था। उन्हें अचानक समझ में आया कि सफाई कर्मियों का चयन केवल आवासीय क्षेत्रों और मलिन बस्तियों से ही क्यों किया जाता है, न कि वाणिज्यिक जिले से कॉलेज चयन में शामिल होने वाले लोगों से। क्योंकि नौकरी की मृत्यु दर बहुत अधिक है। हालांकि उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा, लेकिन यह मामूली था क्योंकि क्षेत्र संख्या 8 को शिकारियों ने पहले ही साफ कर दिया था। यदि मैला ढोने वाले क्षेत्र संख्या 9 या 10 में एकत्र होंगे तो इन राक्षसों से मुठभेड़ की संभावना बहुत कम होगी। हालांकि कम जोखिम का मतलब ये भी है कि कम फसल होगी। यह एक खतरनाक काम है, लेकिन ब्रिटेन के लिहाज से यह इसके लायक था। यह उचित था। पिछले युद्ध अनुभव के कारण डूडियन के मन में मृत्यु का भय था। इस बार उनका सामना उत्परिवर्तित चूहों से हुआ। क्या अगली बार उनका सामना और भी भयानक राक्षसों से होगा? क्या उन्हें एक बड़ी ताकत में शामिल होना चाहिए ताकि उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाए? उसकी नज़र सुपरमार्केट के टूटे शीशे के दरवाजे पर पड़ी। अवचेतन रूप से एक भावना थी जो उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर रही थी। जल्द ही उसे अपने दाहिने हाथ का ख्याल आया। उसने उस पर खुदे निशानों के बारे में सोचा। उसकी आंखों पर एकाएक दृढ़ता झलक पड़ी। जमीन को सहारा देते हुए उसने तीनों से कहा, चलो अंदर चलते हैं। उनमें से अधिकांश अब मर चुके हैं, इसलिए कुछ अंदर होने चाहिए। शायद अंधेरे में छिपे हुए हैं। हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। मेसन, जैच और शाम आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डूडियन इस इमारत के खंडहरों में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा। उन्होंने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। वे थोड़ा झिझके, फिर खड़े हो गए, अपनी खंजर भींच ली और अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय आहा, पास की गली से चीख गूंज उठी। इन सड़े हुए खंडहरों में शांति थी, इसलिए पर्यावरण के लिए ध्वनि विशेष रूप से तेज थी। डूडियन और अन्य तीन एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गए। उसने उस युद्ध के बारे में सोचा जो उन्होंने चूहे राक्षसों के साथ अनुभव किया था। जैसे ही उसने तेज चीख सुनी, उसने सोचा कि दूसरों को भी पहली बार किसी चीज का सामना करना पड़ा है। वह झिझक रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे मदद के लिए जाना चाहिए या नहीं। डूडियन कुछ देर के लिए झिझके क्योंकि उनके दिमाग में कुछ विचार आए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आइए इसकी जांच करें। यदि परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। मेसन और अन्य दो उसे बात करते हुए सुनकर झिझक रहे थे। उन्होंने सिर हिलाया। वे चिल्लाने की दिशा में दौड़े। अन्य इमारतों से सफाईकर्मी निकले थे जो उस जगह की ओर भागे थे जहां से चीखें गूंज रही थीं। जल्द ही सड़क के कोने तक आते आते चीखें और अधिक शोर और तीव्र हो गईं। डूडियन ने तुरंत गति धीमी की और हाथ से हल्का सा इशारा किया। मेसन, शाम और जैच समझ गए और उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी। वे डूडियन के पीछे धीरे धीरे चले। कोने के आसपास डूडियन ने स्थिति की जांच करने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और चेहरा भय से बदसूरत हो गया। सड़क का मध्य भाग हरी वनस्पतियों से भरा हुआ था। एक टूटी फूटी दुकान के सामने दो लोग जमीन पर पड़े करवटें बदल रहे थे, एक पुरुष और एक स्त्री। हालांकि ऊपर की आकृति में एक फटा हुआ कोट था जिससे सफ़ेद त्वचा दिखाई दे रही थी। अंगुलियों की जगह नुकीले पंजे थे। यह एक मरे नहीं था, एक जीवित मुर्दा। यह महिला मरे संघर्षरत युवाओं के शीर्ष पर थी। डूडियन ने महिला को युवक की छाती से मांस को काटते और फाड़ते हुए स्पष्ट रूप से देखा। रक्तवाहिकाएं और ऊतक किसी महिला के मुंह से तारों की तरह लटक रहे थे।
युवक के सीने से लगातार खून निकल रहा था। युवक के पैरों के पास एक और महिला का शव था जो वहां निश्चल पड़ा था। लगता है पहले ही मारा जा चुका है। युवक से करीब 10 मीटर की दूरी पर एक और युवक खड़ा था। वह अपने मुंह को हाथों से ढांकते हुए कदम दर कदम पीछे की ओर जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह डर के मारे चिल्लाने से डर रहा हो। अध्याय 49। आह हारून, मुझे बचाओ। इस समय वह युवक जिसे मरे हुए लोग काट रहे थे चिल्लाया। उसका हाथ ऐसे उठा जैसे उस युवक तक पहुंचने के लिए जो जल्दी से पीछे की ओर पीछे हट रहा हो। उसका सुंदर चेहरा डर और दर्द से भरा था, और तो और जीने की चाहत भी थी। युवक हारून ने अपना मुंह दबाकर अपने करीबी दोस्त की ओर देखा। उसका शरीर कांप रहा था और चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने दांत पीस लिए और गली से बाहर निकलने की ओर भागने लगा। डूडियन ने देखा कि मरे हुए लोग जो युवाओं को खा रहे थे हारून के कदमों से सतर्क हो गए थे। इसने ध्वनि के स्रोत की ओर अपना सिर उठाया। अचानक उसने भोजन करना बंद कर दिया और हारून का पीछा करने लगा। उसकी भुजाएं फड़क रही थीं, उसका शरीर ऐसे झूल रहा था मानो वह नशे में हो और किसी भी क्षण गिर सकता हो। हालांकि उसकी गति बेहद तेज थी और उसने जल्द ही हारून को पकड़ लिया। हारून ने पीछे से आ रही हलचल की आवाज़ सुनी। उसने मुड़कर देखा और भयभीत हो गया क्योंकि वह लगभग उसे पकड़ ही रहा था। वह तुरंत पीछे मुड़ा और अपना खंजर निकाल लिया। महिला ने तिरछे हाथ लहराया और हारून पर हमला करने के लिए अपने तेज पंजे का इस्तेमाल किया। उसने पंजे से बचने के लिए अपना खंजर उठाया। वह इसे रोकने में सक्षम था लेकिन मरे हुए पंजे के हमले के पीछे भारी बल से जमीन पर गिर गया। डूडियन ये दृश्य देखकर बेहद चौंक गया। साथ ही वह मौत से भयभीत हो गया। यदि मरे हुए ने उसकी वर्तमान स्थिति में उस पर हमला किया होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। वह भाग्यशाली था कि उसने इस सड़क को नहीं चुना होता, अन्यथा इसी क्षण उसका और बाकी तीनों का अंत हो गया होता। जैसे ही उसने देखा कि युवा धीरे धीरे मरे हुओं से अभिभूत हो गया था, उसके मन में वापसी का विचार उभर आया। फिलहाल अन्य सफाईकर्मियों की मदद के लिए आगे बढ़ने का विचार उनके दिमाग के गहरे हिस्सों में पीछे छूट गया है। इंसान सफाईकर्मियों ने औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन कई सफाई अभियानों में भाग लिया है। परिणामस्वरूप उनके पास समृद्ध अनुभव था और उन्हें नए स्नातक हुए लोगों की तुलना में अधिक भगवान का आशीर्वाद मिला। तो उनकी ताकत उनसे कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए। यदि पुराने लोग मरे हुए से नहीं निपट सकते तो उसका मरना निश्चित था। डूडियन ने धीरे से हाथ हिलाया और पीछे हटने का इशारा किया। मेसन डूडियन के पीछे खड़ा था। हालांकि उसने दृश्य नहीं देखा, लेकिन उसने शोकपूर्ण चीखें और चबाने की आवाज़ें सुनी। आखिरकार खंडहर बहुत शांत हैं और ध्वनि संचरण विशेष रूप से स्पष्ट है। जैसे ही उसने डूडियन का हावभाव देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसे चूहों के पहले हमले की याद आई और वह धीरे धीरे पीछे की ओर चला गया। इससे पहले कि अन्य 4 कंसोर्टियम सफाईकर्मी सड़क के दूसरी ओर से बाहर आए, इसमें अधिक समय नहीं लगा। उन्होंने वह चीखें सुनी जो बाहर गूंज रही थीं। वे तुरंत बाहर निकले और उस भयावह दृश्य को देखा जहां हारून की बांह को एक मृत महिला ने काट लिया था। जो वर्दी आमतौर पर कवच के रूप में उपयोग की जाती थी, उसमें मरे हुए लोगों के तेज काटने के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं था। जैसे जैसे वह और अधिक काटती गई, खून बहता गया। उसे मार। नवागंतुक युवक की पुतली भयभीत होकर सिकुड़ गई, लेकिन वह वापस नहीं गया बल्कि जोर से दहाड़ा, मारो इसे। फिर उसने अपने 3 साथियों से, जो उसके अलावा थे, कहा, हमें इसे स्कॉट और अन्य लोगों के आने तक रोकना चाहिए। उनके साथी भी भयभीत हो गए। हालांकि जैसे ही उन्होंने युवाओं की आज्ञा सुनी, वे झिझके नहीं बल्कि हड़बड़ी में मृत महिला की ओर बढ़े। मृत महिला ने आवाज़ सुनी, उनकी ओर देखा। पहले की तरह वह अजीब टेढ़ी मुद्रा में खड़ी हो गई। वह अपनी बाहें कैसे हिलाती थी इसका कोई नियमित पैटर्न नहीं था। वह आए चारों युवकों की ओर लपकी। युवक जोर से दहाड़ा और दौड़ते समय मरे हुए को लात मारने के लिए कूद पड़ा। उसने निर्दयतापूर्वक उस मृत महिला को लात मारकर बाहर फेंक दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। डूडियन ने देखा कि वे चारों प्रकट हो गए थे, इसलिए उसे अब जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह घटनास्थल का निरीक्षण करता रहा। उसका दिल खुशी से था क्योंकि युवक की लात ने मरे हुए पर असर किया था। हालांकि वह उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि वह मरे हुए की चपलता से डर गया था जिसे उसने पहले देखा था। मेसन और अन्य 2 ने लड़ाई को देखने के लिए किनारे पर जांच की और आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही युवक ने मरे हुए को लात मारी, अन्य 3 सफाईकर्मी तुरंत हारून को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उसे वापस खींच लिया गया और युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया गया। मरे हुए का शरीर तेजी से ऊपर उठा, कर्कश दहाड़ लगाए और खतरनाक ढंग से युवक की ओर आगे बढ़ा। मरे हुओं की गतिशीलता से युवक को वापस ले जाया गया। उसने मरे हुओं को काटने के लिए अपने खंजर का इस्तेमाल किया। इसने उसकी बांह काट दी, लेकिन उसकी त्वचा से कोई खून नहीं निकला। कटने से पता चल रहा था कि अंदर काला मांस था और खून जम गया हुआ लग रहा था। इसके परिणामस्वरूप इसके शरीर को काटना बेहद कठिन हो गया था। खंजर ही हड्डी में धंस गया था।
युवक की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने मूठ पकड़कर उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका और इस छोटे से क्षण में वह मरी हुई महिला उसके पास आई, दूसरे हाथ उठाए और उसके गले पर हमला कर दिया। जैसे ही उसकी पॉप ध्वनि गूंजी, पंजा चिपक गया। यह उसकी गर्दन की धमनियों में घुस गया था। मरे हुए की बांह पर खून फैल गया। वेगन, 3 लोग जो हारून के शरीर को पीछे खींच रहे थे, उन्होंने दृश्य देखा, घबराकर चिल्लाए और उसकी मदद के लिए वापस भागे। वेगन ने अपनी गर्दन पकड़ रखी थी जबकि उसकी आंखें सदमे से खुली हुई थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी युवा जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। वह मरे हुए लोगों के भयानक चेहरे को देखने के लिए अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। मरे हुए ने गुर्राया और उसके शरीर को पकड़ लिया। उसने उसकी गर्दन पर काटा और उसके शरीर को खाने लगा। राक्षस साथियों में से एक, जो बाकियों की तुलना में थोड़ा मोटा था, दौड़ते हुए जोर से चिल्लाया। वह अपना खंजर पकड़कर मरे हुए की लाश की ओर दौड़ा। मरे हुए ने सुंदर वेगन के शरीर को दूर धकेल दिया और आने वाले मोटे युवाओं की ओर बढ़ गए। शांति, नहीं, मत जाओ, समूह के 2 साथी चिल्लाए। उसकी आंखें खून से लाल थीं। जैसे ही वह मरे हुओं के पास पहुंच रहा था, उसने अपना खंजर निकाला और वार कर दिया। उसने मरे हुए की छाती को सफलतापूर्वक छेद दिया था, लेकिन उसे थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी। इस बिंदु पर मरे हुए ने गुदगुदे मेहतर पर हमला कर दिया। काच तेज पंजे ने उसके मोटे मेहतर के गाल को छेद दिया। पंजे की नोक उसके चेहरे के दूसरी ओर से चुभी। उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और वह इसे कम करने के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसने मरे हुए व्यक्ति का क्रूर चेहरा अपने चेहरे के पास आते देखा। सहज रूप से, गति खोए बिना मरे हुए ने उसके चेहरे पर काट लिया। शांति, पीछे जो साथी था वह चिल्लाया। दूसरे ने उसे जल्दी से पीछे हटने के लिए खींच लिया। उसे आशा थी कि वह समय का लाभ उठाने में सक्षम होगा, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति पूरी पीस खा रहे थे ताकि जितना संभव हो सके बच सकें। डुडियन ने यह नहीं सोचा था कि 4 कंसोर्टियम मैला ढोने वाले एक मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ मुकाबला नहीं कर सकते थे जो अकेला था। सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी छाती में छेद होने के बावजूद उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। क्या दूसरा पक्ष सचमुच एक अमर राक्षस है? अचानक उसे बाथरूम में मृत महिला और अन्य लाशों के बारे में याद आया जो उसने सामान ढूंढते समय देखी थीं। उसने सभी शवों में एक समान बात के बारे में सोचा, जो उनके सिर पर चोट के निशान थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह चोट तलवार, खंजर या तीर से लगी थी। वे सभी सिर के बल खड़े थे। क्या सिर उनका घातक बिंदु है? अध्याय 50। पीछे से कदमों की आवाज़ गूंज उठी। डुडियन ने पीछे मुड़कर देखा तो स्कॉट और मिया बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों के साथ आ रहे थे। स्कॉट और मिया काफी दूरी से आगे थे। उनकी गति इतनी भयावह थी मानो वे मानव सदृश चीते हों। वे सैकड़ों मीटर दूर थे। पलक झपकते ही वे डुडियन के सामने थे। क्या चल रहा है? स्कॉट ने जल्दी से कहा। डुडियन ने उन्हें देखा और उसका हृदय बहुत ढीला हो गया। मरे नहीं, उसने सड़क के कोने की ओर इशारा करते हुए कहा। स्कॉट और मिया का चेहरा बदल गया जब उन्होंने 2 सफाईकर्मियों को हारून को घसीटते हुए देखा जो कोमा में था। उन्होंने स्कॉट को भी देखा। उनके चेहरे पर अचानक राहत आ गई और उन्होंने जल्दी से कहा, हमारी मदद करें, वहाँ एक मरा हुआ है, कृपया मुझे बचाएं। स्कॉट और मिया पास से भागे और उन्होंने देखा कि एक मरी हुई महिला मोटे युवा को खा रही है। स्कॉट ने तुरंत अपना खंजर निकाला और कहा, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हम सब मिलकर इसे मार सकेंगे, नहीं तो ये हमेशा उस गंध का पीछा करता रहेगा जो हमने पीछे छोड़ी है। मिया ने हारून को देखा जो घायल था और कोमा में था। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या वह घायल हो गया है? उनमें से एक ने उत्तर दिया, उसे काट लिया गया था। हम उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचे। स्कॉट के चेहरे के भाव बदल गए। उसे तुरंत मार डालो, अन्यथा हमें 2 मरे लोगों का सामना करना पड़ेगा। ये उन दोनों ने सुना कि स्कॉट ने क्या कहा। वे नौसिखिए सफाईकर्मी नहीं थे और वे लंबे समय से जानते थे कि यदि किसी व्यक्ति को राक्षस ने काट लिया तो वह संक्रमित हो जाएगा और मरे में बदल जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक मेहतर को मारना जो लंबे समय से उनका साथी था, विशेष रूप से जो अभी भी जीवित था, ऐसा करना कठिन था। क्या हम उसे बचा नहीं सकते? लंबे युवक ने स्कॉट की ओर देखा, शायद वह रुक सकता है। बेवकूफ़, स्कॉट उसकी बात काटते हुए चिल्लाया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, यदि तुम मरना चाहते हो तो उसे पकड़ लो, लेकिन यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उसे तुरंत मार डालो। इस समय एक अन्य युवा सफाईकर्मी ने कहा, मरे हुए लोग आ रहे हैं। स्कॉट ने तुरंत उस मृत महिला पर ध्यान केंद्रित किया। उसने शिकार को अपने हाथ में दे दिया और अपनी हरी आंखों से नवागंतुकों की ओर देखा। उसने तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए स्कॉट पर आक्रमण कर दिया। बहुत तेज। स्कॉट का मन आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन वह थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। स्कॉट ने पहली चाल चली और मृत महिला के पेट में लात मारी। उसने बचने की कोशिश नहीं की। उसे बुरी तरह चोट लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी।
स्कॉट ने मौके का फायदा उठाया, तेजी से उसके पास आया और तुरंत उसके चेहरे पर लात मार दी। जैसे ही उसने दोबारा लात मारी, उसका स्टील बूट उसके जबड़े पर आ गया। मरो शैतान! स्कॉट गुर्राया और मृत महिला के चेहरे पर वार करने के लिए खंजर उठाया। खंजर ने उसके चेहरे के मध्य भाग में छेद कर दिया और मृत महिला ने सूखी दहाड़ निकाली। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसका शरीर संघर्ष कर रहा था जबकि उसके सिर को स्कॉट ने कसकर जमीन पर दबा दिया था। वह कुछ देर तक संघर्ष करता रहा और फिर धीरे धीरे हिलना बंद कर दिया। जैसे ही उसने मरे हुए को रुकते हुए देखा, स्कॉट को राहत मिली और उसने धीरे से उसके गाल की हड्डियों से खंजर खींच लिया। डुडियन को पता था कि उसका पिछला अनुमान सच था, मरे हुए को मारने और उसके सिर को क्षतिग्रस्त करने का। इसी दौरान अन्य सफाईकर्मी भी घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने खूनी दृश्य देखा और उससे निराश हो गए। स्कॉट ने मुड़कर दोनों युवाओं की ओर देखा और गुस्से में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका, क्या तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो कि तुमने अब तक उसे नहीं मारा? अगर वह जाग गया तो सबसे पहले मरने वाले तुम होगे। तब वह उन दोनों की ओर आया और हारून की ओर देखा। उसने एक गहरी सांस ली, खंजर उसके गले में घोंप दिया और उसका सिर काट दिया। खून ऐसे निकल रहा था मानो कोई फव्वारा हो। दोनों युवक पीले पड़ गए, उनके पैर कांपने लगे। स्कॉट ने खंजर से खून साफ करते हुए उन्हें उदासीनता से देखा। यह विशाल दीवार के जीवित रहने का नियम है। अब आपके पास प्रशिक्षक नहीं है, या तो अनुकूलन करें या मर जाएं। फिर उसने चुप मियाँ की ओर देखा और आह भरी। उसने अन्य सफाईकर्मियों को आदेश दिया, आग जलाओ और इन शवों को जला दो। खून की गंध को दूसरों को इस जगह की ओर न ले जाने दें। सफाईकर्मी जो डुडियन के रूप में नवागंतुक थे, ऐसे वास्तविक क्रूर दृश्य को देखकर एक एक करके पीले पड़ गए। लड़कियों में से एक भयभीत थी। मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं सफाई नहीं करना चाहती। मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसने बात पूरी की, भूमि और पागलों की तरह भागी। स्कॉट ने गुस्से में कहा, उसे पकड़ो और वापस लाओ। 2 कंसोटिया सफाईकर्मी तुरंत उसे वापस लाने के लिए गए। सफाईकर्मियों में से एक ने कांपते हुए अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने अपना हाथ उठाया, स्कॉट की पीठ की ओर इशारा किया और कहा, बॉस। वे खड़े हो गए। सभी ने जल्दी से ऊपर देखा। डुडियन ने देखा कि युवक और दूसरी महिला सफाईकर्मी, जिन्हें पहले काट लिया गया था, खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। महिला के सिर की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, इसलिए जब वह अपना सिर उठाती थी तो उसका सिर दाएं बाएं मुड़ जाता था। हालांकि वह तेजी से अपनी नई स्थिति में ढल गई। लानत है! स्कॉट बदसूरत लग रहा था। गुर्राया, हर कोई मेरे पीछे आने के लिए तैयार हो जाओ। वह सबसे पहले दौड़कर ऊपर आया। मिया स्कॉट के साथ रहने वाली पहली थी और अन्य कंसोटिया सफाईकर्मी एक पल के लिए झिझके, लेकिन जल्दी ही उनसे आगे निकल गए। डुडियन समूह के कुछ नवागंतुकों ने यह दृश्य देखा और डर के कारण जमीन पर गिर पड़े। डुडियन ने पहले स्कॉट के कौशल को देखा था, इसलिए उसने सोचा कि स्कॉट और मिया को 2 रूपांतरित मृतकों को सुझाने में सक्षम होना चाहिए। उसने अपनी खंजर भींच ली और आगे बढ़ गया। मेसन, शाम और जैच ने तुरंत उसे वापस खींच लिया और कहा, क्या तुम पागल हो? डुडियन ने कहा, मैं अन्य 2 शवों को नष्ट करने जा रहा हूं ताकि वे मरे न बने। तीनों आश्चर्यचकित हुए लेकिन तुरंत बोले, हम भी चलेंगे। उनमें से 4 कंसोर्टियम सफाईकर्मियों के पीछे भागे। वे सुंदर और हटे कट्टे युवकों के शरीर से आए थे। डुडियन ने पैरों के पास खड़े होकर शव को देखा। वह एक पल के लिए झिझका लेकिन फिर उनकी गर्दनें काट दीं। 2 आशीर्वादों के बाद डुडियन का शरीर एक औसत वयस्क की तुलना में 2 गुना मजबूत हो गया था, इसलिए उसने आसानी से उनकी गर्दन काट दी। डुडियन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हालांकि वह जानता था कि वे पहले ही मर चुके थे, लेकिन इस कार्रवाई से उसे लोगों की हत्या करने का अपराधबोध और भय का सामना करना पड़ा। उसका हाथ, जिसमें खंजर था, कांपने लगा। वह लगातार अपने दिल को तसल्ली देता रहा। अचानक उसे सामने से आती चीखें सुनाई दीं। उन्होंने स्कॉट और मिया सहित 1 दर्जन से अधिक कंसोर्टियम सफाईकर्मियों को घबराहट से भरे चेहरे के साथ मुड़ते और उनकी ओर भागते देखा। जब कंसोर्टियम के सफाईकर्मी भाग रहे थे, तब डुडियन ने अंतराल से 1 दर्जन से अधिक मरे हुए लोगों को देखा।